हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स चैप्टर का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 तक हमने कवर कर लिया था फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेटोफाइट टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, दैट इज पॉलिनेशन। इन वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे। क्या होता है ना, कुछ प्लांट्स अपने पॉलिनेटिंग एजेंट्स को फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अब ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे जो एनिमल पॉलिनेशन कराएगा उसको एग ले करने के लिए एक कोई सेफ प्लेस दे देते हैं। कौन? ये बड़े बड़े फ्लावर्स। जैसे एमॉर्फोफैलस है, वो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, जैसे ये एमॉर्फोफैलस है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। तो जो भी एनिमल इसका पॉलिनेशन कराएगा वो इस फ्लावर के अंदर रह सकता है और अपने एग्स प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। ये जो साथ के रहने की जो कॉम्पेटिबिलिटी है फ्लावर की और एनिमल की, इसको क्या कहते हैं? फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ओके, एक और एग्जाम्पल क्या याद रख लोगे? युक्का। चलो आगे देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं। Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. So यहाँ पे एक वर्ड है hermaphrodite. hermaphrodite मतलब बाइसेक्सुअल। ओके, जिसके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, वो क्या होगा? hermaphrodite. तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होता है उनमें, वो क्या रिजल्ट बनाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी में, जो मैंने आपको बताया भी था कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूड है तो क्या वो बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? तो क्या है? हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन वहां पे जनरेट हो जाती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि एक ही टाइप के लगातार पीढ़ियां अगर उनमें जनरेट होगी तो उनमें ना कोई डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे, ना वो प्लांट आगे चल के इनहेरिटेट कर पाएगा। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए जो ये प्लांट्स हैं उन्होंने क्या किया है? कई सारे डिवाइस इजाद कर लिए हैं प्लांट्स ने सेल्फ। कैसे? देखो क्या है, इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो इस चीज का सिंक्रोनाइज्ड होना जरूरी है। क्या? कि पॉलन जब रिलीज हो उस टाइम पे ही स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी हो वो मेच्योर हो। राइट? अगर स्टिग्मा रेडी नहीं है पॉलन को एक्सेप्ट करने के लिए और पॉलन शेड हो गया तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर क्या है? Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen। अब अगर दो चीजें हैं, इनको सिंक्रोनाइज नहीं करवाना है तो क्या है? या तो पोलन पहले ही शेड हो जाए स्टिग्मा के मेच्योर होने से पहले, है ना? पोलन पहले मेच्योर हो गया, स्टिग्मा मेच्योर ही नहीं हो पाया, या स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जाए और पोलन बाद में रिलीज हो। ठीक है, आगे देखो। इन सम ऑफ द अदर स्पीसीज the anther and stigma are placed at different positions so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। अलग अलग जगह रख दो, पोलन वहां से स्टिग्मा तक पहुंचे ही ना। ये भी हो गया आउटब्रीडिंग डिवाइस। और फिर आगे क्या लिखा है? बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट्स ऑटोगेमी। सीधी सीधी बात है। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होती है? दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। मतलब प्लांट क्या करता है, अगर उसे पता है कि अपने ही प्लांट का ये कोई पोलन ग्रेन है तो उसमें पोलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं होने देगा। ठीक है, अगर पोलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अनदर डिवाइस इज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सबसे आसान है, मेल और फीमेल पार्ट ही ना हो दोनों, तो सेल्फ पॉलिनेशन का सवाल ही नहीं है।
If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, that is monoecious, it prevent autogamy but not geitonogamy. ठीक समझ आ गया? अगर दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, मोनोशियस फ्लावर मतलब एक ही पेड़ के ऊपर एक तो मेल फ्लावर लगा है और दूसरा फीमेल फ्लावर लगा है, दोनों मोनोशियस हो गए। अब ये दोनों जब अलग अलग हैं तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो गई, क्योंकि एक ही फ्लावर का एंथर और उसी फ्लावर का स्टिग्मा नहीं है उसमें। लेकिन गैटेनोगेमी तो नहीं प्रिवेंट हुई, क्यों? क्योंकि प्लांट एक ही है, फ्लावर दो हैं, तो वो पॉलिनेशन तो हो ही सकता है। अब आगे देखो, इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज ईच प्लांट इज ईदर मेल और फीमेल। डायोशियस, डायोशियस प्लांट का क्या मतलब है कि कोई एक प्लांट है जो पूरी तरह से मेल है और जो दूसरा प्लांट है वो पूरी तरह से फीमेल है, तो यहां का पॉलन ग्रेन उड़ के फीमेल के स्टिग्मा तक जाएगा, तभी जाके पॉलिनेशन कंप्लीट होगी। ऑटोगेमी का कोई सवाल ही नहीं है। अब देखो, अब क्या है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन आ गया कहां तक? स्टिग्मा तक। तो अब वो इंटरैक्ट कैसे करते हैं, ये है। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type, that is compatible, or of the wrong type, that is incompatible। मतलब जो पिस्टिल है ना, उसको उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो पहचान सके जो पॉलन ग्रेन आया है वो मेरे लायक कॉम्पेटिबल है या नहीं है। मतलब जो फीमेल फ्लावर है वो चूज करती है कि जो भी पॉलन ग्रेन आया है वो मेरे लायक है या नहीं, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है। इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, द पिस्टिल एक्सेप्ट pollen and promotes the pollen pistil event, leads to the fertilization। अगर तो पिस्टिल को पसंद आ रहा है पोलन ग्रेन तो वो अलाउ कर देगी और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। Following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore। आपने पढ़ा था कि ये जो पोलन ग्रेन होता है, ये जो पोलन ग्रेन होता है उसमें कहीं कहीं पर जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो किसी भी एक जर्म पोर से वो क्या करता है, पोलन ट्यूब ग्रोथ कर लेता है, पोलन ट्यूब। ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। ये जो पोलन ट्यूब है ना, अगर ये पिस्टिल है, ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, तो ये पोलन ट्यूब पूरे स्टिग्मा से लेकर के स्टाइल तक ग्रो करता है और फिर जाके ओवरी में जाता है। ये अगर ओवरी है तो यूं ऐसे आएगा ये ओवरी के अंदर, राइट। चलो ये देखो, ये स्टिग्मा है, यहाँ पे कई सारे पोलन ग्रेन्स हैं। जो पोलन ग्रेन कॉम्पेटिबल है, देखो जो पोलन ग्रेन कॉम्पेटिबल है वो आगे जाके पोलन ट्यूब बना रहा है और वो पहले स्टिग्मा में, फिर स्टाइल में और इसके बाद फिर ओवरी में जा रहा है, राइट। चलो आगे देखते हैं। द जेनरेटिव सेल्स डिवाइड and forms two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma। अगर आपको पोलन का स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने वहां पे बताया था कि जो मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है उसके अंदर एक जनरेटिव सेल है, वो आगे चल के डिवाइड होगी पॉलिनेशन के बाद और दो मेल गैमेट्स बनाएंगी। यानी एक मेल गैमेट से एक मेल गैमेटोफाइट से कितने मेल गैमेट बनते हैं? 2। अगर आपको याद ना हो तो आप पार्ट 1 वाले वीडियो में जाकर देखना। Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergid through the filiform apparatus। इस ओवरी का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था वहां पे देखा था कि जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पर भी एक जंप पोर होता है, वहां से ये पोलन ट्यूब एंटर करेगा। उसको कैसे पता चलेगा कहां से एंटर करना है? सिनर्जिड जो सेल हैं वहां पर छोटे छोटे से फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं जो गाइड करते हैं किसको? पोलन ट्यूब को। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of pollen tube। ठीक है। Now डबल फर्टिलाइजेशन, इससे नीट में कई बार क्वेश्चन पूछता है, आपको ये याद ही रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है।
डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल गैमीट सिनर्जीट्स के अंदर चला जाता है तो पोलन ट्यूब क्या करता है ना, ये जो पोलन ट्यूब है ये जब सिनर्जीट के अंदर आता है तो क्या करता है, 2 मेल गैमीट रिलीज होते हैं, ठीक है, सिनर्जीट के साइटोप्लाज्म में। तो इसमें से जो 1 मेल गैमीट है वो कहाँ जाता है, एग सेल की तरफ, ठीक है, और वहां पे किसके साथ फ्यूज होता है, न्यूक्लियस, किसके, सिनर्जिट के न्यूक्लियस के साथ, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनगैमी। और ये क्या बनाता है, जाइगोट, यानी जो मेल गैमीट एग के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, सिनगैमी कर रहा है, वो क्या बनाएगा, जाइगोट, और यही आगे चल के क्या बनाएगा, न्यू प्लांट। उसके पहले बीच में क्या बनेगा, सीड, उसके पहले क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। और जो एक और मेल गैमीट गया है ना, वो कहाँ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ थे, ओवरी के बीचों बीच, जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई थे सेंट्रल सेल में, उसके साथ जाकर एक मेल गैमीट क्या करेगा, फर्टिलाइज कर लेगा और क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका क्या होता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3N। कैसे, जो 2 न्यूक्लियस थे सेंट्रल सेल में वो दोनों हैप्लॉइड थे और एक मेल गैमीट चला गया, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यही आगे चल के मल्टीपल डिविजन्स करेगा और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है, नर्स सेल होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed triple fusion, ठीक है। दूसरा वाला जो ये देखो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है ना, ये फ्यूज हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। Since 2 type of fusion, syngamy and triple fusion takes place in an embryo sac, this phenomena is termed as double fertilization, an event unique to the flowering plants। ये जो इवेंट है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखा जाता है, फ्लोरिंग प्लांट्स में। The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell, PEC, and develops into the endosperm। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो आगे चल के क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वही मल्टीपल डिविजन्स करके क्या बनाएंगी, एंडोस्पर्म। while the zygote develops into the embryo। मैं ऊपर बता चुका, ये जो जाइगोट है वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या बनाती है, सीड, और सीड क्या बनाता है, नया प्लांट। और ये जो PEN है ये क्या बनाएगा, PEC, और बाद में क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखो एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट proceeds embryo development. The primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserved food and are used for the nutrition of developing embryo। पहले बता चुका हूं मैं। The PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular। पहले सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होती है और बाद में सेल्यूलर डिवीजन होती है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज नथिंग बट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। यानी जो नारियल पानी हम और आप पीते हैं वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो उसके साथ व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है, व्हाइट कर्नल, वो क्या होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। यानी यही जो नारियल पानी है वही बाद में डेवलप होकर क्या बन जाता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जब एंडोस्पर्म बन जाता है उसके बाद ही ये जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करना शुरू करता है। दिस इज एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड अस्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी जब एश्योर्ड हो जाता है कि भाई न्यूट्रिशन अब मिल जाएगा, तब जाके जाइगोट क्या करता है, डेवलप करना शुरू करता है। Though the seed differed greatly, the early stage of embryo development यानी embryogeny are similar in both monocotyledons and dicotyledons। monocotyledons और dicotyledons आपको पता होगा, ये दोनों में थोड़ा जो होता है वो सिमिलर ही होता है डेवलपमेंट, किसका, एम्ब्रियो का। The zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently to the globular heart-shaped and mature embryo। ये देखो, ये है एंडोस्पर्म
और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये जो डेवलप हुआ है सिनर्जिड्स में, ये क्या है, जाइगोट। ये आगे चल के डेवलप होंगे तो क्या बनाएंगे, देखो ये जाइगोट है, ये जब एंडोस्पर्म बन गया है उसके बाद डेवलप हो रहा है, राइट। उसके बाद जब ये डेवलप होगा जाइगोट तो क्या बनेगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये ग्लोब दिख रहा है, राइट। और इसके बाद जब डेवलप होगा तो क्या बनेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये हार्ट शेप्ड है, ये है जो, ये है हार्ट शेप्ड। इसके साथ एक सस्पेंसर डेवलप हो जाता है। अगर क्वेश्चन आपका ये आया कि सस्पेंसर इन द एम्ब्रियो अपीयर इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो क्या नाम देना है आपको, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है। ग्लोब्यूलर से के बाद आफ्टर द ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सस्पेंसर, किसमें, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो फाइनली क्या डेवलप करता है, कोटिलिडन्स, इधर मोनोकॉट और डाइकॉट। यहां से क्या क्या डेवलप हो जाता है, प्लूम्यूल और रेडिकल। जो प्लूम्यूल है ये क्या बनाएगा, पेड़ का तना, स्टेम, और जो रेडिकल है क्या बनाएगा, आगे रूट, और प्लूम्यूल क्या बनाएगा, स्टेम। और जो कोटिलिडन्स है आगे चल के क्या बनाएंगे, लीफ। देखो, अ typical dicotyledon embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledons, right. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle, which terminates with the plumule or stem tip. जो प्लूम्यूल है वो क्या है, स्टेम टिप है। आगे चल के क्या बनाएगा, स्टेम। ये देखो, ये है प्लूम्यूल, ये है कोटिलिडन्स, ये हाइपोकोटाइल है, और ये रेडिकल है। इस रेडिकल के ही ऊपर क्या डेवलप हो गया है, रूट कैप। क्यों, क्योंकि आगे जाके क्या बनाना है, इसने रूट बनानी है। और ये प्लूम्यूल ने क्या बनाना है, स्टेम बनाना है। और ये कोटिलिडन्स ने क्या बनाना है, लीफ। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट्स एट द लोअर एंड द रेडिकल और रूट टिप। द रूट टिप इज कवर्ड विद अ रूट कैप, स्ट्रक्चर में है। बोर्ड एग्जाम से में कई बार पूछ लेता है कि टिपिकल डाइकोटिलिडन जो एम्ब्रियो है उसके फिगर बनाइए। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडन्स पोजेस ओनली वन कोटिलिडन, ठीक। इन ग्रास फैमिली द कोटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। इंपॉर्टेंट है ये, ग्रास फैमिली में कोटिलिडन्स को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, स्क्यूटेलम। याद रखना है ये। At its lower end, the embryonal axis has the radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. ये है जो coleorhiza, root cap के भी नीचे। The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle. ठीक। Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in the hollow foliar structure called coleoptile. ये है coleoptile, ये है shoot apex, ठीक है। जो shoot apex है ना, ये एपिकोटाइल का ही एक पोर्शन है, और ये आगे चल के किस में डेवलप होएगा, कोलियोप्टाइल में। अब आगे चल के क्या डेवलप होगा इस एम्ब्रियो से, सीड। So seed is the final product of sexual reproduction. It is often described as fertilized ovule. जो ओव्यूल है ये फर्टिलाइज हो गया, अब ये किस चीज में डेवलप हो चुका है, सीड में। सीड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। As ovule matures into seed, the ovary develops into a fruit. राइट, पहले सीड बना किससे, एम्ब्रियो से, और जो ओवरी है वो किस में डेवलप होगा, फ्रूट में। The transformation of ovule into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. ये एक साथ बनते हैं। The wall of the ovary develops into the wall of fruit called pericarp. फल के बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो। In a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes in fruit formation. Thalamus क्या था, जिसके ऊपर फ्लावर बनता है। Structure of flower, part 1. Such fruits are called false fruit.
मोस्ट फ्रूट्स however developed only from the ovary and are called true fruits. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट याद रखना ट्रू फॉल्स फ्रूट्स क्या क्या होते हैं. देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. बनाना इज वन सच एग्जाम्पल. क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि बनाना खाते खाते उसका बीज निकल गया हो? नहीं ना. उसमें सीड फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है और इसमें बनानास में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. वहां पे क्या होता है? पार्थिनोकार्पी. अ फ्यू फ्लोरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसिया एंड ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमैक्सिस. अब ये बिना फर्टिलाइजेशन के भी सीड बना रहे हैं. इस पार्ट को क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस. इस मेथड को. Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करने वाले मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस. ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी. एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गया तो पॉलीएम्ब्रियोनी ही होगा. ठीक है. सो यहां पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. डन. यहाँ पे हमने कवर कर लिया है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. ऐसे ही अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करें. थैंक यू.